एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में छत्तीसगढ़ में भी भारत बंद का असर रहा। एससी संगठनों के बंद का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने भी किया है और इसी पर सियासत भी बटी दिखी। भाजपा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आरक्षण में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है। कांग्रेस बेवजह की राजनीति कर रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की राजनीति क्या है, सिवाय ऐसे विषयों को उठाना जिसका सिर पैर पूंछ नहीं है। आरक्षण में किसी तरह की कोई फेरबदल नहीं हो रही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, तो उसमें अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी राज्य, खास तौर पर बीजेपी ने अभी कुछ भी नहीं किया है। उसमें सब देख रहे हैं। ये एडवांस में अपने बुद्धिमत्ता को दिखा रहे हैं जबरदस्ती। कांग्रेस इस मामले में मोदी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण में छेड़छाड़ की जा रही है, उससे आरक्षण की मूल अवधारणा की पूर्ति नहीं हो पाएगी। कांग्रेस का बीजेपी विधायक के दावों पर पलटवार करते हुए कहना है कि अपने हक के लिए संघर्ष करने का, लड़ाई करने का अधिकार हर दल को है। भाजपा को इसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। भारतीय राजनीति में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं अनुसूचित जाति जनजाति ST/SC वर्ग के उन तमाम साथियों से आह्वान करता हूं कि अपने अधिकार के प्रति लोग सजग रहें और जिस प्रकार से आरक्षण के में छेड़छाड़ कर रहे हैं, आरक्षण के अंदर और आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, उससे आरक्षण की जो मूल अवधारणा है वो उसकी पूर्ति नहीं होगी। आरक्षण करण नया नहीं है। देश में एक और आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग उठ रही है, तो दूसरी ओर आरक्षण पा रहे लोग इसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ के खिलाफ हैं। अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर के प्रावधान ने पहले से धधक रही आरक्षण की आग को भड़काने का काम किया है। देखना यह है कि ये आग कब बुझती है। रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। नमस्कार, आई&ए एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। 1 अगस्त को आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फैसले में कहा गया कि राज्य सरकार नौकरियों के आरक्षण पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सब कैटेगरी बना सकती है। ST/SC समाज से जुड़े संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुरजोर विरोध करते हुए आज भारत बंद का आह्वान किया, जिसका कुछ मिला जुला असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। तो ये आरक्षण के मुद्दे पर राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी से निशिकांत पांडे जी और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप दुबे जी और सर्व आदिवासी समाज से BS रावते जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। BS रावते जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको आपत्ति क्यों है? हेलो जी, BS रावते जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आपको आपत्ति क्यों है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है पहले तो यह जानना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने कहा है क्रीमी लेयर ST/SC समुदाय में और पदों का कोटा पर कोटा उप वर्गीकरण। तो उप वर्गीकरण कब होगा? जब आप पूरी आरक्षण 50 साल से जुड़े रहे उसको पूरा लागू कर देंगे, तब तो आप कोटा तय करेंगे। और आपके पास सर्वे रिपोर्ट नहीं है किस जातियों को कितना पद मिला है और कितना भर्ती है, कितना खाली है। जैसा कि अब भारत सरकार बताती है कि केंद्रीय सचिवालय में अभी भी 2% 3% लोग ही भर्ती हुए हैं, जबकि SC और ST मिला के 22% आरक्षण है। तो आरक्षण की व्यवस्था पूरी हुई नहीं है और उसकी समीक्षा करने लग गए हैं। तो ये तो बहुत अलग बात हो गई। जब तक आप पूरी पदों को नहीं भर लेंगे तब तक ऐसी समीक्षा कैसे करेंगे? दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को कोई भी विधि कानून बना है संसद द्वारा, उसको निरस्त करने का अधिकार है, क्योंकि ये कानून बनाने का काम विधायिका का है और कानून की समीक्षा देखने का काम न्यायपालिका का है और इनका अलग अलग काम है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। यदि नियम बनाने की बात की है तो ये व्यवस्थापिका के अधिकारों में
हस्तक्षेप है। हम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन विरोध तो जरूर कर सकते हैं। और हमारा विरोध 1 अगस्त के फैसले के विरोध में 21 अगस्त 2024 यानी आज हुआ है और इसका संपूर्ण भारत में जबरदस्त समर्थन मिला है। पूरे छत्तीसगढ़ बंद है, रमसम सभी लोगों ने साथ दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ऊपर कुछ थोपे जा रहे हैं। दूसरा, आप ये लेटरल एंट्री का डायरेक्ट भर्ती के प्रावधान लाए हैं, तो कौन सी व्यवस्था में है जब यूपीएससी में डायरेक्ट भर्ती का प्रावधान नहीं है, कंपटीशन है। और कंपटीशन में जो सेलेक्ट होंगे उसमें कोई जाति, वर्ग या धर्म नहीं लिखा है। जो क्वालिफाइड होगा उसको ही हम सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर तो न्यायपालिका में आज तक भर्ती हुआ ही नहीं है, कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है। तो आरक्षण तो यहाँ लागू है, उसके दादा बन गए, उसके बाप बन गए, उसके बेटा जज बन गए, ऐसा तो हम लोगों को तो अवसर ही नहीं मिलेगा। अनुभव के लाभ देते हैं तो कहाँ कब अनुभव मिले। और खुली प्रतियोगिता होगी तो हम लोग भी सेलेक्ट होंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती हो, डायरेक्ट भर्ती हो, न्यायिक आयोग बनाकर और लेटरल एंट्री को तत्काल बंद किया जाए और जो भी भर्ती है उसको निकाला जाए। क्योंकि आप अनुभव मांगते हैं, हमको हजारों साल से पढ़ने का अनुभव नहीं है, पढ़ने नहीं दिए। जब संविधान लागू हुआ तो पढ़ने दिया, तो हम कहाँ से एक्सपर्ट हो जाएंगे। हाँ, आप चाहते हैं एक्सपर्ट चाहिए, कृषि में आइए, हम लोग किसान आदमी हैं, कृषि में एक्सपर्ट होंगे, हमारे मुकाबला करके दिखाए। और पढ़ने में भी हम कुछ सालों बाद डायरेक्ट एंट्री और ये सब को स्वीकार करेंगे, लेकिन पहले आरक्षण की व्यवस्था या प्रतिनिधित्व जिसको कहते हैं उसकी व्यवस्था किया जाए, तब आप कंपटीशन में आएंगे। चलिए, यही सवाल मेरा आपसे भी है संदीप जी कि ये जो क्रीमी लेयर है इसका विरोध क्यों हो रहा है? मैं आपको आज जो सर्व आदिवासी समाज और नेशनल फेडरेशन जो ट्राइब्स का है, इन्होंने जो बंद का आह्वान किया, मैं आपको ना दोनों चीज बता रहा हूँ। इनका जो एप्रहेंशन दिख रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, इनका एप्रहेंशन जो आदिवासी समाज का और कांग्रेस का भी जो दिख रहा है वो ये है, अभी इन्होंने जो लेटरल भर्ती निकाली जो 2018 से निकाल रहे हैं। भले ये कहते हैं कि कांग्रेस ने भी पहले किया, कांग्रेस ने जो किया वो डेपुटेशन के माने उससे लिया गया था। जो लोग ऑलरेडी भर्ती में थे उनको प्रतिनियुक्ति पे लिया। 2018 में मोदी सरकार ने उसको लेटरल भर्ती के नाम से जितने भी भर्ती हुए हैं उसमें आरएसएस के जो लोग हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है, शिक्षक है या अन्य विभाग में कार्यरत हैं, उनको डायरेक्ट भर्ती दिया। उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं किया, ना आरक्षण का पालन किया। बड़े पदों में उप सचिव हो, निदेशक का पद हो। इस भर्ती के कारण जो है सर्व आदिवासी समाज विचलित है और इनका एप्रहेंशन जायज है कि केंद्र सरकार आरक्षण को इस प्रकार से खत्म करने जा रही है। अभी हमारे जो आदिवासी भाई बता रहे थे, इनकी जो मेन बात है ये है कि एक तो क्वांटिफिकेबल डाटा प्रदेश का भी उपलब्ध नहीं है। प्रदेश में जो हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण का बढ़ाया भी, राज्यपाल ने उसको रोक के रख दिया। राज्यपाल को अधिकार नहीं इतने समय तक रोकने का। लेकिन साथ साथ आपको बता दूं, पूरे देश में जो जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है वो इसलिए उठ रही है, जाति जनगणना जब होगा तब पता चलेगा कि कितने सर्विस में और रोजगार में या खेती में या अन्य चीजों में जो लोगों को मतलब कार्य कर रहे हैं उससे जानकारी मिल पाएगी। देखिए, आप सेंसस भी देखेंगे 2011 के बाद से जनगणना ये नहीं कर रहे हैं। जनगणना करने में तक डर रहे हैं क्योंकि इनका जो अभी बजट है वो 2011 की जनगणना के अनुसार कर रहे हैं। 2011 की जनगणना 100 करोड़ से अभी 150 करोड़ हो गया, लेकिन अब 2011 की जनगणना में अब रही बात, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि पहला केस आया तमिलनाडु से। उसी समय हरियाणा सरकार ने, दोनों ने मिलकर अलग अलग एक्ट में परिवर्तन किया SC ST के। उन्होंने करीब करीब दोनों का मैं बता रहा हूँ A और B श्रेणी में बांटा। जैसे एक
आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट को देना है, 42 में शेड्यूल ट्राइब को देना है। तो जो एक लिस्ट होती है, जैसे मैं अपने पास लिस्ट रखा हूं, इस लिस्ट में जैसे 36 या 47 आदिवासी जाति छत्तीसगढ़ में जो उप जाति है, सब कास्ट, जैसे ब्राह्मण में भी कई लोग होते हैं, है ना, वैसी जो है आदिवासी में, दलितों में भी सब कास्ट होते हैं। तो सब कास्ट के बारे में इन्होंने हरियाणा में ए और बी कैटेगरी बनाया, तमिलनाडु ने और आंध्र प्रदेश में एजुकेशन में जो अति पिछड़े लोग थे, जो एजुकेशन में नहीं आ पाए थे, उनके लिए एक अलग प्रकार से परसेंटेज दिया। तो ये सब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो जो चिनैया केस था, जो 3 जजों का केस था, उसमें डिसाइड हुआ कि SC ST में सब कास्ट के हिसाब से डिवीजन नहीं कर सकते। उसी को सुप्रीम कोर्ट में जब और भी एक केस आ गया पंजाब से, जिसमें इंदिरा साहनी का एक पुराना जजमेंट है, उस पर जब डिफर होने लगा तो ये मैटर गया लार्जर बेंच को, जो 7 जजों को गया सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अभी जो डिसीजन लिया उसमें ये बताया कि आर्टिकल 341, 342 में राष्ट्रपति को जाति अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उसमें जो उप जाति है, उनको प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन से लिस्ट जारी कर सकते हैं। उसमें ऐसा कहीं नहीं दिया है कि आरक्षण में सब आरक्षण हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सब आरक्षण नहीं हो सकता। अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैंडेटरी नहीं कहा, ये राज्य के लिए खुला हुआ है और साथ साथ जो है केंद्र के लिए खुला हुआ है। और साथ साथ इन्होंने ये कहा कि अगर इसमें क्रीमी लेयर है, मान लो कोई IAS के 3 पीढ़ी IAS बन चुके हैं, उनको कितना उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप OBC के क्रीमी लेयर से SC ST के क्रीमी लेयर को आप तुलना माने मैच करके नहीं बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको डाटा निकलना है। ये लीगल बात मैं बता रहा हूं। रही बात जो आज जो आंदोलन हो रहा है या आदिवासी समाज को जो और दलित समुदाय को जो एप्रेंशन है, उसका कारण सिर्फ यही है कि जिस प्रकार से 2018 से बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आरक्षण को कुचलने का प्रयास किया, बिहार में जातिगत जनगणना होने के बाद भी ये नहीं कर रहे हैं, सेंसस नहीं करा रहे हैं, तो जिस इनको आरक्षण खत्म करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, ऐसा पूरे वातावरण देश में बना हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार को क्लियर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये नहीं कहा है कि इसको आप 1 महीने में लागू करें, ये तो हर स्टेट को और केंद्र को छूट दिया है कि ऐसा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, निशिकांत जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। निशिकांत का ही ज्यादा ठीक है, संदीप जी, निशिकांत जी से अब जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी, क्या कहेंगे? अभी संदीप जी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने आरक्षण को कुचलने का जो काम कर रही है। दिव्या जी, आपको, संदीप जी को और पात्रे जी को, राउते जी को नमस्कार। देखिए, बहुत संवेदनशील मामला है और बड़ा शालीनता से कदम रखना चाहिए। क्या है, ये आरक्षण का विषय जो है बहुत गंभीर है। इस पे ना छोटा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए कि बीजेपी इसको खत्म करना चाहती। बीजेपी खत्म करना चाहती तो पहली बार प्रदेश को आदिवासी समाज की बहन राष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलती। विषय ये है कि अगर आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि दलित शोषित, पीड़ित, वंचित है, तो क्या 7 दशक के अपनी सरकारों को आईना नहीं दिखा रही है? आपने क्या काम किया? मैं एक बात से सहमत हूं कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, और जो दशकों से नहीं कर पाए, और हमारी मंशा और संकल्प यही है कि अंत्योदय के भाव से अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रयासरत हैं। लेकिन अभी हमारे बड़े भाई जो कह रहे थे क्वांटिफाइबल डाटा की, सरकार तो आपकी थी साहब, हम आपसे मांग कर रहे थे, आपने जारी क्यों नहीं किया? आपकी मंशा अस्पष्ट थी, इस कारण आपने उसको जारी नहीं किया। आपने छत्तीसगढ़ में जो ट्राइबल का आपने आरक्षण किया, वो बढ़ा दिया था क्या? 32% ही किया था, बल्कि हमने बढ़ा के 32% किया था, उसको आपने एज इट इज रखा। तो देखिए, आग लगाने की मंशा से मत चलिए। बांग्लादेश में इसी को लेकर इतना बड़ा घटनाक्रम आपके समक्ष है। विषय ये है कि अगर आप आरक्षण की बात कर रहे हैं तो वास्तव में आप वर्गीकरण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जिसको आप हिंदू, कांग्रेस पार्टी के मंत्री आदिवासी को हिंदू नहीं मानते,
बोलते हैं हिंदू नहीं है। आप कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं? मैं पूछता हूँ आपसे संदीप दुबे जी कि अगर आदिवासी को कांग्रेस पार्टी हिंदू नहीं मानती तो मुस्लिम के किस फिरके में आते होंगे वो तो बता सकते हैं। धर्मांतरण करके उन्हीं के हक को मारने का काम कांग्रेस पार्टी लगातार संरक्षण में करवा रही थी। उस समय तो आदिवासी वर्ग की चिंता नहीं होती। सर, सभी वर्ग के लिए काम करना संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और जो माननीय न्यायालय ने निर्णय लिया है उसके अगेंस्ट में हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारी कैबिनेट ने, एनडीए कैबिनेट ने तय किया है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूल संविधान की भावना थी उस भावना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उसी को लेकर आगे चलेंगे। लेकिन जो ये निर्णय आए हैं, आप कांग्रेस पार्टी से ये पूछिए कि भाई साहब 7 दशक में अगर ऐसी ही स्थिति रह गई तो क्या आपको अपना आईना देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए? रही बात जातिगत जनगणना की, हमारे बड़े भाई कह रहे थे नेहरू जी इसके खिलाफ थे, राजीव जी इसके खिलाफ थे, इंदिरा जी इसके खिलाफ थी। आप प्रदेश में 2024 में आके बोलते हैं हम जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अरे भाई, कहीं तो स्थिर रहो, एक जगह वहां स्थिर रहो या यहाँ स्थिर रहो, कहीं स्टैंड नहीं करना है। देखिए, समय परिस्थिति कालखंड के अनुसार कांग्रेस पार्टी अपनी स्टैंड को चेंज करती है, लेकिन हमारा स्पष्ट मानना है कि जब तक सर्वांगीण विकास ना हो हर वर्ग का, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, उसके बिना देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो हमारा संकल्प है भारत को लेके, वो संकल्प में सारे वर्गों का विकास हो, उनका सहयोग हो, तभी भारत प्रथम होगा। उसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। लेकिन जो ये आज आंदोलन की बात कर रहे हैं और जो आपने बाइट दिखाया अमरजीत भगत जी का, देखिए, आग में घी डालने की कोई आवश्यकता नहीं। भारत सरकार ने पहले ही, जो जिस कारण से आज आंदोलन हो रहा है, भारत सरकार ने पहले ही उसका निर्णय ले लिया है। लेकिन आंदोलन के पीछे, जैसे बलौदा बिहार को जलाया गया, आंदोलन के पीछे अगर ऐसे अराजक तत्व आ गए तो फिर क्या करेंगे आप? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बहुत संवेदनशील विषय है, इस पे फूक फूक के कदम रखिए, क्योंकि लगेगी आग तो जद में आएंगे तुम्हारे घर। चलिए, बीएस रावते जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको सामाजिक असमानता कहां से नजर आ रही है? रावते जी। रावते जी, चलिए संदीप जी आपसे जवाब चाहेंगे, कहां से असमानता नजर आ रही है आपको भी, क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो आप भी कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन सर्व आदिवासी समाज ने पूरे भारत पे आह्वान किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं। निशिकांत पांडे जी ना कैबिनेट मिनिस्टर है, ना कैबिनेट के हिस्सा है, ना सांसद है, बीजेपी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं, लेकिन अधिकृत रूप से जो बात बोल रहे हैं कि कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, तो कैबिनेट के निर्णय को ही पूरे जो आज आंदोलन हो रहा है उनके लीडरशिप को दिखाइए, उनको समझाइए। और मेरे अनुसार से कैबिनेट ने नहीं, इन्होंने एक हामी भरी है। इनके कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा है कि हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, ये लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इस पर अभी प्रीमेच्योर स्टेज है, ये कहा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट व्यक्ति हूं और मैं स्पष्ट बात करता हूं, लेकिन ये बोल रहे हैं कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। कैबिनेट ने अभी निर्णय नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये नहीं कहा है कि इसको 30 दिन में लागू करें, लेकिन अब छूट दिया है कि आप जो है, मान लो सब कैटेगरी में भी जाना चाहते हैं तो आप उसको जा सकते हैं और आगे उसको क्रीमी लेयर में भी ले जा सकते हैं। तो ये विषय सही में संवेदनशील है, इसको सबको लेकर चलना चाहिए, सभी संगठनों से बातचीत करना चाहिए। लेकिन आप बताइए कि मैं ये मानता हूं, मैं आज एक पार्टी से अलग अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं एडवोकेट हूं और जजमेंट 600 पेज का है, बड़ा लेंथी जजमेंट है। अंबेडकर जी के जितने भी इस विषय पे वो है भाषण, वो भी कोट किए गए हैं। एकदम से जजमेंट को सिरे से नकारना माने ठीक नहीं है। 7 जजों का जजमेंट है, 565 पेज के जजमेंट है और कई जजमेंट इसमें कोट किए गए। तो मेरा इसमें एक बात कहना है कि विषय तो संवेदनशील है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है उसको समझना चाहिए आज की परिप्रेक्ष्य में, आज की परिस्थिति में। इसीलिए केंद्र सरकार को इस विषय में अगर आगे बढ़ना है, अगर या नहीं बढ़ना है, दोनों में स्टैंड क्लियर करना चाहिए। जातिगत जनगणना आप सेंसस भी जब करते हैं या फिर जनगणना ही मान लीजिए आप, तो भी आप हर घर में जाके पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने लोग नौकरी में किस जाति का है, उसमें सब वर्ग लिखा रहता है, स्टेटस लिखा रहता है। केंद्र सरकार 2024 आ गया, अभी तक सेंसस के कार्य स्टार्ट ही नहीं किया।
क्यों हर 10 साल में जो जनगणना होती है उस जनगणना को आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे? इसके पीछे मंशा क्या है? इसको केंद्र को क्लियर करना चाहिए। अभी जो यूपीएससी ने निकाल दिया, ये माने कहना चाहिए जो आग में घी का काम किया कि लेटरल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से डिप्टी सेक्रेटरी और डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर के पद में जो भरे जा रहे थे, बाद में इन्होंने वापस भी लिया, क्योंकि इन्हीं के दल जब इनके विरोध में आए तो ये देश में भ्रम फैला हुआ है। इसको जो संगठन है, आदिवासी संगठन है या कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, चाहे इन्हीं की पार्टी हो, सबके सामने डिस्कशन होना चाहिए, लंबा डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि जजमेंट आने के बाद केंद्र सरकार भी, मैं समझता हूं कि इनका लीगल डिपार्टमेंट इसमें काम कर रहा होगा कि इसका क्या स्टैंड होना चाहिए। अब आज का जो इनका आंदोलन है, कांग्रेस उतना ही स्टैंड तक ले हो की है कि अपने आप को सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जजमेंट को पढ़ने के बाद सही दिशा क्या होना चाहिए, ये केंद्र सरकार को सभी दलों के साथ मिलकर तय करना चाहिए। चलिए बीएस रावते जी से जवाब ले लेते हैं। बीएस रावते जी, क्या कहेंगे, कहां से सामाजिक असमानता नजर आ रही है? देखिए, सामाजिक समानता नजर आना नहीं आ जाना अलग बात है, लेकिन शासन ने जो शिक्षा का व्यवस्था किया है उसको निचले स्तर पर पहुंचाना चाहिए। आज हमारा स्तर क्या है? 5वीं बिना परीक्षा के पास, 9वीं बिना परीक्षा के पास। अब हमारा बच्चा डॉक्टर का पढ़ाई करेगा और ऑल इंडिया स्तर पे कंपटीशन करेगा नीट का। पहले CGPFT था तो कुछ बच्चों का स्टैंडर्ड कितना भी रहे लेकिन आ जाता था। अब ज्ञान गंगा स्कूल, DPS स्कूल और तमाम इंग्लिश मीडियम स्कूल, सिंधिया स्कूल जैसे स्कूल के हर महीने परीक्षा होता है। उन बच्चों के साथ हमारे बच्चों का कंपटीशन कराओगे ऑल इंडिया स्तर पर और हमारे का सब्जेक्ट टीचर नहीं देंगे तो ये तो इंसाफ ही नहीं हुआ ना। और उसका स्तर ही नहीं बढ़ा है तो उसको कैसे कंपटीशन में आएगा? और उन्हीं बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा तो आप बोलते हो कोटे में कोटा। पहले शिक्षा का स्तर बढ़ाइए, हम लोग खुद छोड़ देंगे। हम लोग जिसको क्रीमी लेयर बोल रहे हो, जब हमारा स्तर उस पहुंच में आ जाएगा, उस लेवल पे आ जाएगा तो हम लोग खुद छोड़ देंगे, किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में हमको शिक्षा को मजबूत करना होगा। 75 साल हो गए हमने कोई काम नहीं किया, अभी भी स्कूल नहीं है गाँव में। और जिन जातियों के बारे में कह रहे हैं कि इसको मदद करेंगे तो अभी शुरुआत करोगे और उसके पदों को बांट के खाली रखोगे और NS करके फिर उसको डाल दोगे नाम सूटेबल करके। ये है क्योंकि आप अभी भी कर रहे हैं लेटरल एंट्री। जब एग्जाम है UPSC का तो ऐसी कौन सी सामत आ गई कि किसको नहीं मिला? अच्छा, EWS आपने लागू किया, EWS उसका 8 लाख रखा है और SC ST का इनकम 2.5 लाख रखा है, यानी 2.5 लाख जिसका इनकम है उसको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये तो प्यून, फॉरेस्ट गार्ड, नीचे स्तर के कर्मचारी को 3 लाख हो जा रहा है। तो उसको मेडिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाना है तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कहाँ से लाएंगे? ये तो जानबूझकर लोगों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र है और SC ST लोगों का धोखा है और OBC लोगों पर भी क्रीमी लेयर लगा दिए हैं। एक तरफ आप शिक्षा को बराबर नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा आदमी को जोड़ नहीं पा रहे हैं, बराबरी का मौका नहीं दे रहे हैं और नियम बनाते चले जा रहे हैं। तो ये तो गलत है ना। और आप ही शासन व्यवस्था में है और आप ही लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में तो एक परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी जज बनते जा रहा है और अनुभव मांगेगा तो हम लोगों का कोई अनुभव मिलेगा नहीं। तो हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते। और पिछले बीजेपी सरकार में तो 18 न्यायाधीशों को छत्तीसगढ़ में। निशिकांत जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। निशिकांत जी क्या कह रहे हैं? दिव्या जी, हमारा स्पष्ट मंशा है और जो हमारे बड़े भाई संदीप जी कह रहे थे कैबिनेट ने निर्णय नहीं लिया है। कैबिनेट मिनिस्टर ने आके कैबिनेट की चर्चा की और बताया कि हम इसके जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, हालांकि वास्तव में ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है, ये कहीं ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है। लेकिन जो भ्रम की स्थिति हुई उसको हमने क्लैरिफाई किया कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ ही चल रहे हैं और जो उनका मूल सिद्धांत है उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक बात रावते जी ने जरूर कही कि देखिए, जब तक शिक्षा के
मार्ग से उनको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, उनको वो डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तब तक उनसे हम ये कल्पना करना भी बेईमानी होगी। और वास्तव में 7 दशक से आपने ऐसी कोई तैयारी नहीं की। अभी तो स्कूलें गांव-गांव में पहुंचना शुरू हुई है, डेढ़ दशक 2 दशक से। अन्यथा SC ST इलाके में वास्तव में स्कूलों की दिक्कत है। रही बात प्लेटफॉर्म की, तो देखिए हमारी सरकार, राज्य सरकार, जिला का जो जिला कलेक्टेट है, अगर ये तय करे कि हमको उनका सर्वांगीण विकास करना है तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होगा। हम सब कोई मिलके इनको मुख्य धारा में ला सकते हैं और लाना भी चाहिए, हमारा प्रथम कर्तव्य है। लेकिन पता नहीं 7 दशक की राजनीति कैसी थी कि शिक्षा ही, बेसिक शिक्षा उनको नहीं मुहैया कराएगी। अब दुबे जी कह रहे हैं कि कैबिनेट ने तय नहीं किया है। स्पष्ट कर रहा हूं दुबे जी, कैबिनेट ने तय करके एनडीए कैबिनेट का मंत्री आके देश की जनता को बताया गया है कि हम इस निर्णय के साथ ये स्टैंड रखते हैं, हम ससम्मान सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए डिफर करते हैं उनके साथ। लेकिन जो ये माहौल बनाया जा रहा है, देखिए दुबे जी, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छा बात कहा कि हम बिना पार्टी के अपना वक्तव्य रखते हैं। मंशा कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट की मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन अगर हम इस पे जरा सा भी छोटा टिप्पणी कर गए, ये देश में आग लगाने का काम कर जाएगा। तो अभी भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा कोई भी स्टेटमेंट ना है किसी भी पार्टी का जिससे आग में घी डालने का काम हो। विषय यह है कि SC ST या OBC जो भी वंचित हैं, जो भी शोषित रहे, पीड़ित रहे, उनके साथ हमको खड़ा होकर उनको सबल करना है, मजबूत करना है, उससे ही देश आगे बढ़ेगा, ऐसा हमारी पार्टी का और हमारा मानना है। जी दिव्या जी, ठीक है निशिकांत जी, इस विषय पर और भी चर्चा हो सकती थी, लेकिन समय की कमी के चलते इस चर्चा को यही रोकना चाहेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आरक्षण पर रण छिड़ गया है और कोटे के अंदर कोटे पर तकरार जारी है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आरक्षण की आग कब बुझेगी। INDIA एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।